हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। हमने आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है, वो सभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एंड गाइस, ये नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, यानी एक सेलर फ्यूचर को लेके क्या सोचता है। इफ़ सेलर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, सेलर को अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, इस चीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ही विल रिड्यूस द करंट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सप्लाई लेटर एट हाई प्राइस। तो वो करंट सप्लाई को कम कर देगा, ठीक है। अभी सप्लाई नहीं करेगा, फ्यूचर में सोचेगा फ्यूचर में सप्लाई करूँगा यार, जब रेट बढ़ेंगे ना तब सप्लाई करूँगा, तब मेरे ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, अभी संभाल के रख लेता हूँ, स्टॉक को सारा सेव करके रख लेता हूँ, ठीक है। इफ़ सेलर एक्सपेक्ट्स टू फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, अगर सेलर क्या सोचता है, सही कहीं फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए इसके रेट गिर जाए और मेरे को घाटा हो जाए, तो वो क्या करेगा, बेचना शुरू कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा। रेट अभी भी कम ही है चीज़ के, लेकिन वो फिर भी बेचेगा इस डर के मारे, और रेट कम हो गए तो मुझे तो और घाटा होएगा, अभी तो जैसे तैसे करके स्टॉक निकाल देता हूँ, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी, यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है इससे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एग्रीकल्चरल गुड्स। अगर एग्रीकल्चरल गुड्स की बात हम करें तो यहाँ पे भी कई सिचुएशन में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। देखो कैसे, लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स, ठीक है। वही बात लिखी हुई है सेम कि लॉ ऑफ सप्लाई बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में, बिकॉज देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट कंडीशन, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन किस पे डिपेंड होती है, क्लाइमेट पे। मतलब बारिश के ऊपर है यार, बारिश आ जाती है तो ठीक है, बारिश नहीं आती है तो सारी फसलें ख़राब हो जाएगी, या बारिश हद से ज़्यादा आ जाए या ओले गिर जाए तो भी फसलें ख़राब हो जाएगी, है ना। If due to unforeseen changes in weather, the production of agricultural products is low. Suppose क्या हुआ, कुछ वेदर में कुछ ऐसा हुआ, सपोज ओले ही मान लेते हैं, ओले गिर गए तो क्या हुआ, आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई क्योंकि सारी फसलें ख़राब हो गई। फिर क्या होगा, then their supply cannot be increased even at higher prices. तो हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं, प्राइस चाहे कितना हाई हो जाए, जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ेगा क्योंकि फसलें ख़राब हो गई है, फसल की कमी आ गई है। लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद भी हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं यार, रातों रात कैसे सब्जियां उगाई जाए भाई, पॉसिबल ही नहीं है ना कि एक ही रात में पेड़ बड़ा हो जाए एकदम किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स कैसे होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, इनको हम ना ज़्यादा समय के लिए ना स्टोर नहीं करके रख सकते। अभी यूँ सोचो दूध को तुम 3-4 महीने संभाल के रख लो, ऐसा तो नहीं है ना, कुछ दिन में ही दूध फट जाता है। सो सेलर्स विल बी रेडी टू सेल मोर इवन इफ प्राइजेज आर फॉलिंग, बिकॉज सेलर्स कैन नॉट होल्ड दिस गुड्स फॉर लॉन्ग। अब यहाँ पे केस क्या है, सेलर को पता है कि भाई प्राइस गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गुड्स बेचेगा। प्राइस भाई चाहे कितने गिर जाएं, वो गुड्स बेचना नहीं छोड़ेगा, वो सब्जियां बेचनी नहीं छोड़ेगा, फ्रूट्स बेचने नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है वो उन्हें स्टोर नहीं करके रख सकता। अब रेडी वाला है, अब सेब सपोज एकदम से 200 रुपये किलो है, वो बेच रहा है, लेकिन 200 से 100 आ गई, 80 आ गई, 60 आ गई, वो फिर भी बेचेगा। क्यों बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इन्हें संभाल के रख लूँ और प्राइस बढ़ने का इंतज़ार करूँ तो भाई जितनी भी थोड़ा बहुत पैसा आएगा ना बेचने से, वो भी नहीं आएगा मेरा, वो भी मर जाएगा। तो यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता है। नेक्स्ट इज़ रेयर आर्टिकल्स। द सप्लाई ऑफ रेयर, आर्टिस्टिक एंड प्रीशियस आर्टिकल्स डज नॉट कम अंडर द लॉ ऑफ सप्लाई। सो अगर आप कोई अलग सी डिफरेंट सी चीज़ बेच रहे हो, आर्ट से रिलेटेड कोई एंटीक चीज़, कोई बहुत कीमती चीज़ बेच रहे हो, तो वहाँ भी लॉ ऑफ सप्लाई बिल्कुल नहीं लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग है, चाहे कितने प्राइस बढ़ जाए, लेकिन उसकी सप्लाई थोड़ा ना है तुम ऐसे 1000 पेंटिंग ले आओगे, 1 लाख पेंटिंग ले आओगे मोनालिसा की, ऐसे थोड़ा ना है। जब कोई करोड़ों रुपए देने को तैयार हो जाए, लेकिन तुम ये थोड़ा ना कि कहीं से उगा दोगे वो पेंटिंग को रातों रात, नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बैकवर्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात की जाए, जो बहुत पिछड़े देश हैं, इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज प्रोडक्शन एंड सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड विद राइज इन प्राइस ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब भाई जो बहुत पिछड़े हुए देश होते हैं
वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है, चाहे प्राइस कितने बढ़ जाए, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज ही नहीं है। बहुत पिछड़े देश हैं, इसका मतलब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो इतनी दिक्कतों के बाद कैसे यार प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो प्राइस चाहे कितने मर्जी बढ़ जाए, वो जल्दी से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ फैशन गुड्स, ऐसे गुड्स जिनका फैशन नहीं है। सो द अप टू डेट गुड्स दैट आर इन ट्रेंड ऑफन हैव हाई प्राइजेस। अब जो अप टू डेट गुड्स होते हैं, यानी जो बहुत लेटेस्ट चलते हैं गुड्स, जो ट्रेंड में होते हैं बेसिकली, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबको पता है, नया नया फैशन आता है तो बावलों की तरह औरतें खरीदती हैं उस चीज़ को, है ना। बट दोज गुड्स विच आर आउट ऑफ फैशन हैव लो प्राइजेस बिकॉज ऑफ लेस डिमांड। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जिनका फैशन चला जाता है, तो भाई उनको सस्ते दामों में बेचना पड़ता है, क्योंकि उनकी इतनी डिमांड नहीं होती है, नहीं खरीदती हैं औरतें। सो सेलर सेल देम एट लो प्राइजेस टू रियलाइज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन मनी। तो सेलर उनको बहुत सस्ते दामों में बेचता है, ताकि जितना पैसा उसने इन्वेंट्री में लगा रखा है यार, जो भी पैसा उसने उस स्टॉक में रखा हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, वो वेस्ट ना जाए, एटलीस्ट कॉस्ट तो रिकवर हो जाए, ठीक है।